मैंने देखी दुनिया सारी, चारों ओर है मारा मारी। मैंने देखी दुनिया सारी, चारों ओर है मारा मारी। लेकिन मैं तो अच्छा देखूं, अच्छी अच्छी बातें सीखूं। लेकिन मैं तो अच्छा देखूं, अच्छी अच्छी बातें सीखूं। बुरा मैं कभी न देखता, बुरा मैं कभी न देखता। बापू को मैं प्यारा लगता, बापू को मैं प्यारा लगता। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और सभी साथियों, मैं अमित द्विवेदी अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि इस समय हम सभी लोग गांधी जी की पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ अर्थात सत्य के प्रयोग पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। उसी क्रम में पिछले अंश में हम लोगों ने जो बात की थी उसकी बात की थी कि गांधी जी को कैसे उनकी जाति से बाहर कर दिया गया, और उसी अंश को आज हम आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है कि बिलायत पहुंच ही गया। आखिरकार गांधी जी बिलायत पहुंच ही जाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि गांधी जी ने 1888 4 सितंबर को उन्होंने बंबई का बंदरगाह छोड़ दिया था, और उसके आगे का अंश आज हम आगे बढ़ाते हैं। बिलायत पहुंच ही गया। मोहनदास बताते हैं कि मुझे जहाज पर यात्रा करने की रुचि का तो कोई विशेष ध्यान नहीं कि उसमें मेरी रुचि थी या अरुचि, पर उनके अनुभव उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लिखे हैं। मोहनदास कहते हैं कि मैं जहाज पर सिर्फ केवल मजूमदार को ही जानता था। आपको पहले भी बताया पिछले अंश में कि मोहनदास का जो कमरा था जहाज पर वो त्र्यंबकराय मजूमदार के साथ था, और केवल वो उन्हीं को जानते थे और उन्हीं से बातें किया करते थे। मोहनदास कहते हैं कि मेरा मन नहीं करता था कि मैं डेक पर जाकर खड़ा हूं, क्योंकि मुझे बहुत झिझक होती थी। अंग्रेजी में बोल नहीं पाता था, और यदि कोई अंग्रेजी में बात करता तो पहले शब्दों को मुझे मन में जोड़ना पड़ता था, क्योंकि अंग्रेजी के कई सारे शब्द या तो समझ नहीं आते थे, और समझ आते थे तो उन शब्दों को जोड़ना पड़ता था। स्टुअर्ट से मेरा बात करने का बिल्कुल मन ना होता था, बस मैं तो केवल मजूमदार से ही बातें किया करता था। मुझे अच्छे से याद है कि मैं खाने की मेज पर भी नहीं जाया करता था, क्योंकि यदि मैं वहाँ पर खाने के लिए जाऊँ तो अब ये किससे पूछूं कि इसमें मांस है या नहीं है, क्योंकि मोहनदास तो पहले ही प्रतिज्ञा कर चुके थे अपनी माँ से कि मैं इन चीज़ों का सेवन नहीं करूँगा। तो मोहनदास कहते हैं कि मैं मेज पर कभी भी खाना खाने नहीं जाता था, क्योंकि कांटे और छुरी से मुझे खाना खाना नहीं आता था, और ये भी नहीं पता होता था कि किस खाद्य पदार्थ में मांस मिला है और किस में नहीं मिला है। तो इस वजह से मैं मेज पर नहीं जाया करता था। बस मैं केवल अपने घर से जो खाने का सामान लेकर आया था मैं उसी में अपना गुजारा करता था। मैं मिठाइयाँ खा लेता, और थोड़ा बहुत जो भी नमकीन का सामान होता था मैं बस केवल उनका ही सेवन किया करता था, और उसी से मैं दिन निकालता था। मजूमदार मुझे बहुत समझाते थे कि तुम ऐसे ही अंदर कमरे में रहोगे तो कब तक काम चलेगा, तुम्हें बाहर जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, बातें करना चाहिए, जिससे तुम्हारा मन बहलेगा और तुम आगे चलकर एक वकील बनने वाले हो, और वकील की ज़बान बहुत चलनी चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि हमारी भाषा अंग्रेजी नहीं है, इसलिए उस भाषा को बोलने और समझने में कठिनाई होती है, पर मैं ये भी कहता हूँ कि यदि वकील हैं तो हम लोगों को इन सब की आदत डालनी चाहिए। हम लोगों को बहुत बोलना आना चाहिए। हम लोगों को जो सही लगे गलत लगे पर बोलना चाहिए, लोगों के बीच उठना चाहिए, इस तरह से कमरे में नहीं बैठना चाहिए, और तुम्हारे अंदर जो भी संकोच है उसको ख़त्म कर दो। लेकिन मोहनदास बताते हैं कि मैं बहुत शर्माता था, बहुत झिझक होती थी।
मोहनदास आगे कहते हैं कि मुझ पर दया करके एक भले अंग्रेज ने मुझसे बात की। मुझसे पूछा कि तुम अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं आते हो, तुम कभी डेक पर क्यों नहीं आते हो, हमेशा डेक पर ऐसे ही समय में क्यों आते हो जब कम लोग रहते हैं, तुम खाने में क्या खाते हो। मोहनदास कहते हैं कि मुझे पता नहीं क्यों झिझक लगती है, मैं ज़्यादा अच्छे से अंग्रेजी बोल नहीं पाता और यहाँ के वातावरण के बारे में मुझे पता नहीं है। मोहनदास आगे कहते हैं कि खाने की मेज पर ना आने का कारण तो सिर्फ मांस है, मैं मांस का सेवन नहीं करता हूँ। जैसे ही मैं ये बात कहता हूँ अंग्रेज से कि मैं मांस का सेवन नहीं करता हूँ, तो भला अंग्रेज बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम मांस के बगैर कैसे रह सकते हो। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से मतलब सईद बंदर, जब वो जहाज़ के रास्ते जाते हैं तो शहीद बंदर एक स्थान मिलता है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब तुम बिस्के की खाड़ी में पहुँचोगे तब क्या करोगे। वहाँ पर तो तुम्हें मांस अवश्य खाना होगा, क्योंकि उसमें लगभग सभी लोग मांस या मदिरा का सेवन कर लेते हैं। वो भला अंग्रेज मोहनदास से कहता है कि मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम शराब का सेवन करो, मदिरा को पियो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मांस तुम्हें खाना चाहिए, क्योंकि मांस के बगैर इंग्लैंड में शायद ही कोई रह सकता हो। मोहनदास आगे कहते हैं कि मैंने उस अंग्रेज से कहा कि मैंने तो सुना है कि इंग्लैंड में लोग बिना मांस खाए भी रह सकते हैं। तो इतने में वो अंग्रेज कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारा कहना सही है, पर वो शायद ही देखने से मिलेंगे कि बिना मांस के लोग वहाँ रहते हैं और बिना मदिरा का सेवन किए लोग वहाँ रहते हैं। कई हजार और लाखों पर तुम एक व्यक्ति को गिन पाओगे कि जिसने मांस का सेवन ना किया हो, और वो भी सही है या नहीं। आगे मोहनदास कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी सलाह के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, पर मैं अपनी माता से इस बात की प्रतिज्ञा ले चुका हूँ कि मैं मांस का सेवन कभी नहीं करूँगा। आपने जो सलाह दी उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इतना कहने पर वह अंग्रेज वहाँ से चला जाता है। बिस्के की खाड़ी आती है। जैसे ही बिस्के की खाड़ी में पहुँचते हैं तो वहाँ सर्दी बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी मैं मांस का सेवन नहीं करता हूँ। जब मैं कई दिनों तक मांस का सेवन नहीं करता हूँ तो मुझसे मांस ना खाने का प्रमाण पत्र एकत्रित करने को कहा जाता है, क्योंकि जो भी इंग्लैंड में रहकर मांस नहीं खाता था उसको प्रमाण पत्र इकट्ठा करना होते थे। तो जब मैंने मांस नहीं खाया और अपने उस अंग्रेज मित्र से कहा तो उसने मुझे कुछ प्रमाण पत्र भी दिए जो मांस ना खाने के प्रमाण पत्र थे, और उस प्रमाण पत्र को मैंने कई काल तक, कई समय तक अपने पास बहुत संभाल कर रखा, धन की भांति। पर जैसे ही मुझे पता चला कि ऐसे प्रमाण पत्र तो कभी भी इकट्ठे किए जा सकते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं, तो फिर वो मैंने प्रमाण पत्र फेंक दिया, क्योंकि जहाँ पर मेरी बात का विश्वास कहे जाने पर नहीं होगा, लोग इस प्रमाण पत्र पर क्यों भरोसा करेंगे। और मैं तो वैसे भी अपनी माता से इस बात की प्रतिज्ञा ले चुका हूँ कि मैं वहाँ रहकर कभी भी मांस का सेवन नहीं करूँगा, और मैं वो प्रमाण पत्र फेंक देता हूँ। मोहनदास आगे कहते हैं कि दुख सुख सहते हुए जहाज साउथैम्पटन बंदरगाह पर पहुंच जाता है, और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो हम सभी लोग काले कपड़े पहने होते हैं, लेकिन मेरे मित्रों ने फलालेन के कुछ सफ़ेद रंग के वस्त्र सिलवाए थे, जिसके लिए मैंने सोचा था कि जैसे ही मैं विलायत पहुँचूँगा
तो इन वस्त्रों को पहन लूँगा और मैं उन वस्त्रों को पहनते हुए साउथहैम्पटन बंदरगाह पर उतरता हूँ। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उस दिन शनिवार था और उन सभी लोगों में केवल मैंने ही सफ़ेद रंग के फलालेन के कपड़े पहने हुए थे। बाकी सभी ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। मैं बिल्कुल अलग दिख रहा था। मुझे उसमें बड़ा ही झिझक सा अनुभव हो रहा था। मैं महसूस कर रहा था कि मैं इन सब में बिल्कुल अलग दिख रहा हूँ। इन सब बातों को सोचते हुए मैं उस जहाज़ से नीचे उतर जाता हूँ और बॉक्स और चाबियाँ ग्रिंडले कंपनी के एजेंट को दे देते हैं। क्योंकि मैं बहुत झिझकता था, इसलिए जैसा सब लोग करते वैसा मैं भी करता जाता और ग्रिंडले कंपनी के एजेंट को हम लोग चाबियाँ और अपने बक्से दे देते हैं। हम लोगों को विक्टोरिया होटल में ठहरने की सलाह दी जाती है। हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। विक्टोरिया होटल में एक कमरा लेते हैं जिसमें मैं और मजूमदार दोनों ठहर जाते हैं और होटल पहुँचने पर पता चलता है कि कल रविवार है तो बक्से और चाबियाँ सोमवार को ही मिलेंगी। इस स्थिति में अब मेरे लिए ये सोचना बहुत मुश्किल था कि खाने का जो सामान है सब कुछ उसी में रखा था। मैं कैसे ये दिन निकालता, क्योंकि बक्से और चाबियाँ एजेंट के पास थी जो सोमवार को मिलने वाली थी। मेरे पास 4 सिफारिश पत्र थे। एक पत्र था आपका दादा भाई नौराजी के नाम, दूसरा पत्र था दलपत राम शुक्ल के नाम, तीसरा था डॉक्टर प्राण जीवन मेहता और एक और पत्र था प्रिंस रणजीत सिंह। यानी दादा भाई नौरोजी, दलपत राम शुक्ल, डॉक्टर प्राण जीवन मेहता और प्रिंस रणजीत सिंह, ये 4 सिफारिश पत्र मेरे पास थे। मोहनदास आगे बताते हैं कि इन पत्रों में से मैंने प्राण जीवन मेहता जी को, डॉक्टर साहब को पत्र भेजा बंदरगाह से। पत्र उन्हें मिलते ही वो हम लोगों से मिलने के लिए सोमवार को विक्टोरिया होटल में आ जाते हैं। जब वो आते हैं तो बड़े प्रेम से विनोद करते हैं। हम लोग उनके पास बैठते हैं, बातें करते हैं और जब वो आते हैं तो वो एक रुएदार टोपी पहन कर आते हैं। तो वो अपनी टोपी लेकर यहाँ रख देते हैं। टोपी रख देते हैं और मैं उनसे बगैर पूछे उनकी टोपी उठा लेता हूँ और उस पर हाथ फेरना शुरू कर देता हूँ। जैसे ही मैं उस पर हाथ फेरता हूँ तो उस टोपी के रुएं खड़े हो जाते हैं। मोहनदास आगे बताते हैं कि डॉक्टर मेहता जैसे ही इन सबको देखते हैं वो मुझे वही टोक देते हैं। फिर क्या था, मुझे समझ में आ जाता है कि मैं गलती कर चुका हूँ। डॉक्टर मेहता बड़े प्यार से हम सभी को समझाते हैं, दोनों को, कि अपने यहाँ के वातावरण, हिंदुस्तान के वातावरण और इंग्लैंड के वातावरण में अंतर है। यहाँ कौन क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है, कैसे हो, ये सब प्रश्न यहाँ पर यूं ही नहीं पूछे जाते जैसे हम हिंदुस्तान में एक दूसरे से पूछ लेते हैं। यहाँ के तौर तरीके कुछ अलग हैं। यहाँ अपने से ऊपर को सर बुलाया जाता है। नौकर अपने अधिकारियों को सर बुलाता है और जब हम किसी से बात करते हैं तो सर कह के बुलाया जाता है और यूं ही किसी की चीज को हाथ नहीं लगाया जाता है बगैर पूछे। डॉक्टर प्राण जीवन मेहता बड़े प्यार से हम लोगों को यहाँ के तौर तरीके, रहन सहन के बारे में समझाते और हम लोग बड़े प्यार से इन सब बातों को सुनते और समझते। देखते ही देखते प्राण जीवन मेहता को शाम हो जाती है, जो सुबह 7 से 8 बजे के आसपास आए थे, और डॉक्टर साहब फिर हम लोगों से विदा ले लेते हैं। मोहनदास
आगे बताते हैं कि होटल में रहना हम लोगों को बहुत महंगा पड़ा। जब हम लोग जहाज में थे तो माल्टा के एक सिंधी सज्जन से हम लोगों की मुलाकात हुई थी, जिससे हम लोगों के संबंध बहुत अच्छे हो गए थे। हम लोगों ने उस सिंधी भाई को अपनी सारी परेशानी बताई और सिंधी भाई से कहा कि आप मुझे इंग्लैंड में एक कमरा तलाश दें जिसमें हम दोनों रह सकें। सिंधी भाई की इंग्लैंड में काफ़ी जान पहचान भी थी और वो यहाँ के माहौल से परिचित भी थे। क्योंकि जब प्राण जीवन मेहता हम लोगों से मिलने के लिए आते हैं तो वो किसी कुटुंब की यहाँ रहने की सलाह देते हैं, और यही बात मैं सिंधी भाई को कहता हूँ कि रहने के लिए किसी कुटुंब की यहाँ हम लोगों की व्यवस्था कर दें। सिंधी भाई हम लोगों को कमरा देखना शुरू कर देता है। जैसे ही वो कमरा देखने की बात कहता है तो हम लोग होटल खाली कर देते हैं, क्योंकि कमरा उसको तुरंत मिल जाता है। और जब होटल का बिल आता है तो मुझे अच्छे से याद है कि 3 पाउंड का बिल हुआ था। और जब वो बिल मैंने देखा तो मैं भी शौक रह गया कि ये कैसा बिल है कि जिसमें पेट भी नहीं भरा। पहले एक सामान मंगाया, वो मुझे रुचिकर नहीं लगा, तो फिर दूसरा सामान मंगाया। पर क्या करें, नहीं खाया तो क्या हुआ, पर मैंने मंगाए तो दोनों सामान थे, बिल तो पूरा देना पड़ता। तो फिर मैंने पूरा बिल उनको दे दिया। और अभी तक मैं बम्बई से लाए हुए सामान पर ही अपनी गुजर बसर कर रहा था। और हम लोग उस कमरे पर पहुंच जाते हैं। कमरे पर मैं और मजूमदार दोनों रहने लगते हैं। रहते रहते हिंदुस्तान की बहुत याद आती है, मुझे मेरा देश बहुत याद आता है। पर इतनी चढ़ाई करके आता हूँ कि सोचूं तब भी वापस नहीं जा सकता। अब जब आ ही गया हूँ तो मुझे यहाँ 3 साल तो रहना ही पड़ेगा, वापस मैं जा नहीं सकता। यहाँ का रहन सहन विचित्र, यहाँ के लोग विचित्र, यहाँ की परंपराएं विचित्र। आखिर समझ नहीं आता कि मैं आगे के 3 साल और कैसे गुजारूंगा। किसी से ये भी नहीं कह सकता कि मैं मांस नहीं खाता, क्योंकि जब मांस की बात करता हूं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। और मैं तो माता से प्रतिज्ञा करके बैठा हूं। मोहनदास बताते हैं कि घरों के रहने का ढंग बिल्कुल विचित्र है। क्या बोलें यहाँ के बारे में। यहाँ के शिष्टाचार का हर बात पर उल्लंघन होता है। कैसे मैं इन बातों को सीख पाऊंगा। खाने पीने का परहेज अलग है, मुझे सब कुछ नीरस लगता है। मेरी हालत तो सरोते के सिपाही की जैसे हो गई है। पर क्या करूं, अब आ गया हूं तो 3 साल का गुजर तो यहाँ करना ही है। और इस तरह से मोहनदास आखिरकार विलायत पहुंच ही जाते हैं। तो ये था मोहनदास का अंश कि वो विलायत पहुंच ही गया। 4 सितंबर 1888 को मोहनदास बम्बई का बंदरगाह छोड़ देते हैं और वहाँ से चलते हैं और साउथ एम्पटन बंदरगाह पर वो सितंबर के माह अंत में ही विलायत पहुँच जाते हैं और वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। और ये तो आपके साथ अनुभव पहले ही साझा कर दिए उन्होंने कि वहाँ जाकर क्या क्या परेशानी हुई उनको। तो ये था मोहनदास के विलायत ही पहुँच गया अंश के बारे में। अगला अंश है मेरी पसंद, जिसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।